स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हाल ही में चर्चा में है। एक तो है अप्सपा कानून। नागालैंड के अंदर ये कानून के तहत सुरक्षा बलों को जो विशेष अधिकार हैं, उसी दौरान एक गलती उनसे हो गई कि उन्होंने कोई कार्रवाई करी तो उसके अंदर कुछ निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु होगी, जिसकी वजह से नागालैंड के अंदर इसे हटाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरा है ये सम्मान जिसे कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में 2021 और 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डी के राठी है और मैं जनरल स्टडीज़ का मेंटोर और लेखक हूं। स्नेहा पब्लिकेशन के द्वारा मेरी सामान्य अध्ययन की पुस्तकें लिखी जाती हैं, जिसमें ऊपर मेरा नाम डी के राठी लिखा है। अब आ गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और हाल ही में चयन समिति ने दो विजेताओं की घोषणा करी है। एक तो वर्ष 2021 के लिए वो कहलाएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखिए, एग्जाम में क्या आ जाता है, एग्जाम में वो पूछ लेते हैं 56वां विजेता कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार का, ये ध्यान रखना। और वो पुरस्कार जो इस बार मिला है वो मिला है नीलमणि फुकन को। ये असमिया भाषा के लेखक हैं, असम के साहित्यकार हैं। और अगला मिला है वर्ष 2022 के लिए। ये पुरस्कार जो है वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये मिला है दामोदर माउजे नाम के लेखक को, जो कि कोंकणी भाषा के लेखक हैं। अब ये कोंकण कहाँ पर बोली जाती है मैं मैप में आपको अभी समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी। उससे पहले आप इन विजेताओं का फोटो देख लीजिए। ये जो विजेता हैं जो बाईं तरफ हैं वो तो है नीलमणि, और जो दाईं तरफ है ये है दामोदर, जो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। इसके बाद आ गया अगला पॉइंट हमारा, वह है कि हाल ही के अंदर ये जो मैंने आपको बताया कोंकण भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो ज़रा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कोंकणी भाषा जो है ये बोली कहाँ कहाँ पे जाती है। ये जो क्षेत्र है पूरा जो कि महाराष्ट्र का मुख्य है, लेकिन वो बराबर में राज्य जो पड़ते हैं गोवा और कर्नाटक तक उसका विस्तार है। ये सारा इलाका जो है इसे कोंकण कहते हैं। शिवाजी महाराज की सेना में भी इन कोंकण के लोगों ने काफ़ी मदद करी। जैसे महाराणा प्रताप की मदद भील जाति के लोगों ने राजस्थान में करी थी, वैसे ही कोंकणी जो है ये तट पर बसे हुए लोग हैं जिनका मुख्य पेशा मछली पालन है, लेकिन कुशल योद्धा भी हैं। इसीलिए मराठा सेना के अंदर ये नौसैनिक के रूप में तैनात किए जाते थे। और इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा जो कहलाता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है ये भी हमारी एक प्रमुख रेल है, जो कि महाराष्ट्र में रोहा से लेकर और मंगलोर तक, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और रोहा जो है ये पड़ता है कहाँ पर, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ये ट्रेन चलती है। तो कोंकण जो है ये भाषा है। और हमारे अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ये न्यास का मतलब क्या होता है, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होती है, ट्रस्ट वो एक कानूनी संस्था होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उदाहरण के तौर पर कोई धार्मिक कार्य के लिए बन सकती है, या फिर उदाहरण के तौर पर शिक्षा देने के लिए बन सकती है। तो इसको कई तरीके की छूट मिलती है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स IT उससे छूट प्राप्त है, लेकिन इसमें शर्तें ये हैं कि जिस कार्य के लिए गठित की गई है, जितनी आय उसको प्राप्त हुई है उसका 80% हिस्सा जो है वो उसी कार्यों के लिए ही खर्च करना होगा। ये न्यास कहलाता है। तो इस ट्रस्ट के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार किस क्षेत्र में है, हमें ये ध्यान रखना है, ये साहित्य के क्षेत्र में है। वरना तो सर्वोच्च पुरस्कार हमारे यहाँ नागरिक सम्मान कहेंगे, या फिर वैसे भी पूछें कि सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। इसके बाद आ गया भारत का कोई भी नागरिक, ध्यान रखिए केवल भारतीय को, 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाएं जिनका मैंने अभी अभी उल्लेख किया है, उनमें से किसी भी भाषा में लिखता हो वह इस पुरस्कार के योग्य होता है। इसके बाद दे दिया पुरस्कार राशि कितनी मिलती है इसमें, तो इसमें पुरस्कार राशि जो है वह है 11 लाख रुपए। यदि हम सरस्वती सम्मान की बात करें जो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में,
वो सरस्वती सम्मान जो है उसमें पुरस्कार राशि जो है वो है 15 लाख। तो अगर हम पुरस्कार राशि के हिसाब से देखें तो हम पाएंगे कि सरस्वती सम्मान के अंदर साहित्यकार को अधिक धनराशि इनाम स्वरूप दी जाती है। प्रथम विजेता का नाम बताया है इसमें, तो प्रथम विजेता जो है वह शंकर स्वरूप है और ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था 1965 में। यहाँ एक पॉइंट और मैंने दे रखा, वाग्देवी लिखा हुआ है, इसमें वाग्देवी की प्रतिमा भी विजेता को दी जाती है। ये जो तस्वीर मैंने आपको दी हुई है बाईं तरफ, ये वाग्देवी की है। और मध्यकाल जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर तो नाम आता है एक प्रतापी शासक का जिनका नाम है राजा भोज। मध्य प्रदेश के अंदर जो भोज मांडू जगह पड़ती है वह उनकी प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थे। और राजा भोज ने मांडू नाम की जगह पर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर एक सरस्वती देवी का मंदिर बनवाया था और सरस्वती का दूसरा नाम जो है वह कहलाता है वाग्देवी। हालांकि ये प्रतिमा तो अंग्रेज ले गए थे अपने साथ, ब्रिटिश म्यूजियम में स्थित है, लेकिन अभी भी ये उसका एक स्वरूप जो बनाकर पुरस्कार विजेताओं को दिया जाता है। अगला पॉइंट आ गया, ये सम्मान जो है ये कौन सी भाषा के लेखकों ने अब तक सबसे ज़्यादा बार जीता है। तो हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखकों ने 7 बार सर्वाधिक बार ये पुरस्कार जीता है। अब उसके बाद आ गया अगला पॉइंट कि जम्मू कश्मीर के बाद अफ्स्पा कानून के तहत केंद्र सरकार कौन लगाती है, भारत सरकार लगाएगी। राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन किसकी रिपोर्ट, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार ये कानून किसी भी राज्य को या क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। या तो पूरा स्टेट हो सकता है, पूरे के पूरे राज्य को घोषित कर दे, या फिर उसके किसी एरिया विशेष को डिस्टर्ब्ड एरिया, जब डिस्टर्ब एरिया घोषित होगा तो ऐसे में उस क्षेत्र के अंदर अफ्स्पा कानून लगा दिया जाता है। फिर हो गया, इस कानून के लागू होने के बाद वहाँ सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। जैसे असम राइफल हो गया जो मणिपुर में तैनात है, नागालैंड में तैनात है। इस कानून के लगते ही सेना सशस्त्र बलों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार आ जाते हैं। डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, देखिए, यानी कि जब हम इसकी बात करेंगे कि ये कौन लगाता है तो सरकार में भी कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, जिसे कहते हैं होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी माना जाता है। इसीलिए देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री बने। तो देश के भीतर की जो सुरक्षा है वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, गृह मंत्री, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल का मतलब होता है पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे असम राइफल, BSF, SSB आदि, ये सारे किसके अधीन होते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। तो ये 6 महीने के लिए एक बार कानून को लागू करती है और यदि ज़रूरत पड़े तो उसके बाद, यानी कि एक बार में 6 महीने के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर ये उसमें आगे भी जारी रख सकती है। अधिकतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद इस कानून के लगते ही सेना को क्या अधिकार मिल जाते हैं। अधिकार के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार, बिना किसी वारंट के, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि वारंट आएगा तब गिरफ्तारी होगी, लेकिन यहाँ पर बिना वारंट के। सशस्त्र बल बिना वारंट के किसी घर की तलाशी, ऐसे ही सामान्य स्थिति में तो वारंट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर किया जा सकता है बगैर वारंट के। इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फिर आ गया, कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाता है, बार बार कानून तोड़ता है तो मृत्यु तक बल का प्रयोग, इसका मतलब है गोली चलाने का आदेश भी दिया जा सकता है। सामान्य स्थितियों में, यानी कि अगर हम बाकी राज्यों में बात करें तो जब तक कि बड़े अधिकारी का निर्देश ना हो, मौके पर तैनात व्यक्ति गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव है। सशस्त्र बलों द्वारा गलत कार्रवाई करने की दशा में भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, देखिए ये थोड़ा अजीब सा शब्द है, ऊपर कानूनी, सामान्य कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जैसे FIR दर्ज हो गया उस आधार पर नहीं होगी, हाँ उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। जैसे अभी गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि नागालैंड के अंदर जब सुरक्षा बलों ने आतंकी समझकर गोली चलाई और निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई तो उनके खिलाफ जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी और उसके बाद जो
दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किन राज्यों में लागू है? एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है, ये तो मैंने बता ही दिया। फिर पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल को छोड़ दीजिए, मैंने बताया ना ये पूरे राज्य में भी लग सकता है और किसी क्षेत्र विशेष पे भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, पूरे अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले नाम दे दिए, चांगलोंग, लोंगडिंग, तिरप, और असम सीमा पे मौजूद 8 पुलिस थाने जहाँ पर ये लगा हुआ। हालांकि ये इससे पहले और भी राज्यों में था, जैसे त्रिपुरा में, मेघालय में, लेकिन वहाँ से हटा दिया गया। अब मैप पे देख लीजिए आप, ये क्षेत्र हैं, ये वाले जहाँ पर ये लगा हुआ है। ऊपर की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश, सारे अरुणाचल प्रदेश में नहीं, कुछ हिस्से जैसे असम से लगे हुए 8 पुलिस थाने दे दिए गए। इसके अलावा नागालैंड में एक अभी जो हाल ही की घटना है जिसकी वजह से चर्चा में रही, ये नागालैंड में घटना हुई जहाँ सुरक्षा बलों ने नागालैंड के अंदर एक जो अलगाववादी संगठन है उसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। तो सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि कुछ आतंकी जो है वो उधर से गुजर रहे हैं, और जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो पता चला कि वे लोग निर्दोष मजदूर थे जो उस कार्रवाई में जिनकी मृत्यु होगी। जिसके बाद लोगों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोला, जिसमें एक सैनिक की मृत्यु हो गई, और बदले में सैनिकों ने भी कार्रवाई करी जिसमें फिर नागरिकों की मृत्यु हुई। ये है नागालैंड का जो मामला है। इसके अलावा मणिपुर के है, जहाँ पर इम्फाल, मणिपुर के अंदर भी कुछ एरिया हैं जहाँ पर ये ज़्यादातर एरिया में लगाया गया है अलगाववाद की वजह से। इसके अलावा हमारे यहाँ ये त्रिपुरा जो है इसमें भी लगा हुआ था, यहाँ हट गया, और ये मेघालय था जहाँ से इनको हटा दिया गया। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वह केवल यही थी।